हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के सामने विलियन चैप्टर का पार्ट 2 लेके आया हूं, जिसमें मैं एक ही वीडियो में विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म बताने वाला हूं कि विलियन के कितने अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। और आपको इसी वीडियो में बिल्कुल चुटकियों में मैं आपको बताऊंगा कैसे विलियन वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, एक वीडियो में बताऊंगा। और साथ में कि कैसे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। इसमें सबसे पहला होता है बच्चे, जो हम आज कवर करने वाले हैं, एक है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पहले तो आप इसे ही क्लियर करेंगे। मेनली 4 प्रॉपर्टीज हैं इसके। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे पढ़ाने के लिए, इसे बताने के लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वाष्प दाब क्या होता है। समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक आना चाहिए आप लोगों को, वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो कोई भी लिक्विड होता है, कोई भी लिक्विड होता है उसका वेपर बनता है। जब जैसे हम पानी की मैं एग्जांपल बोलूं कि पानी को जब मैं गर्म कर रहा होता हूं तो क्या होता है, उसमें से वाष्प निकलता है। और वो वाष्प पानी के सतह पर, जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई बीकर है, इसमें कोई हम लिक्विड लेकर गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका भाप बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका वेपर बनेगा। तो वेपर इस लिक्विड के सतह पे कितना दाब लगा रहा है उसे बोलते हैं वेपर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्ट बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। विलियन के वाष्प के द्वारा विलियन पर लगाया गया दाब, कुछ ना कुछ तो ये प्रेशर लगाएगा ना, ये जो प्रेशर लगाता है इसे बोलते हैं हम वाष्प दाब। तो विलियन के वाष्प के द्वारा, विलियन के वाष्प के द्वारा, वाष्प के द्वारा विलियन के सतह पर कोई ना कोई प्रेशर लगाएगा। विलियन के सतह पर लगाया गया दाब, द प्रेशर exert by the vapor of liquid on the surface of liquid is called vapor pressure। लगाया गया दाब विलियन का वाष्प दाब कहलाता है। विलियन का वाष्प दाब कहलाता है। तो ये हमारा वाष्प दाब का डेफिनेशन था। हम सबको पता है कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं उसमें वॉलेटाइल्स भी, लिक्विड्स 2 प्रकार के होते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, वाष्पशील और अवाष्पशील। वॉलेटाइल लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जिसका वेपर बन सकता है, और नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिसका वेपर नहीं बनता है। एक का वाष्प बनता है, दूसरे का वाष्प नहीं बनता है, ठीक है। तो जिसका वाष्प बनता है वो कोई ना कोई प्रेशर तो लगाएगा लिक्विड के ऊपर में। तो कितना प्रेशर लगा रहे हैं कि लिक्विड के सतह के ऊपर में, उसे बोलते हैं वाष्प दाब। विलियन का वाष्प दाब कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। अब इसे समझने के लिए बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एक टॉपिक समझाऊंगा तो 3 टॉपिक हमारे एक साथ ही क्लियर होगा। जरा समझेंगे। हमारे पास बीकर है, हमने एक बीकर लिया, इस बीकर में हमने कोई वॉलेटाइल और हमने कोई वाष्पशील कोई हमने बीकर लिया, इसमें हमने वाष्पशील कोई विलायक डाला। हमने पहले ही बता रखा है कि जो विलियन होता है वो 2 चीज से मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हमारे पास कोई एक बीकर है, इसमें हमारा वाष्पशील विलायक है, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है कि नहीं है ना। इसका कुछ ना कुछ अपना प्रेशर होगा। इसके ऊपर में हमने ऊपर से इसमें डाला एक अवाष्पशील विलय डाला, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, अवाष्पशील विलय डाला। तो होगा क्या, सबसे पहले तो एक चीज देखेंगे, ये वाष्पशील विलायक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, इसका वेपर तो बनेगा ना, क्योंकि इसका वाष्प बनेगा और वो वाष्प इसके सतह पर कोई ना कोई दाब लगाएगा। तो उस टाइम पे जब इसमें हमने मिलाया नहीं है, जब हमारा पहला कंडीशन है, जब हमारे पास एक पहला कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई ये है बीकर है, इसमें हमारा खाली वाष्पशील विलायक है, खाली वोलेटाइल सॉल्वेंट है, पहला कंडीशन ये है। तो क्योंकि ये वाष्पशील है तो इसका वेपर बन रहा है, और जो वेपर बन रहा है वो इस लिक्विड के सतह पर, मान लिया कि यहां तक अगर लिक्विड भरा हुआ है तो इस लिक्विड के सतह पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। जो प्रेशर लग रहा है इसके सतह पर, इसे बोलते हैं हम क्या, वेपर प्रेशर। अगर मैंने इसके वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, पी से रिप्रेजेंट किया। अब जैसे मैं वाष्पशील विलायक के अंदर में, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर में ऊपर से अवाष्पशील विलय डालता हूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता हूं, अब क्या होगा जरा देखेंगे।
ये अवाष्पशील हैं, मींस इसका वेपर नहीं बन रहा है। तो वेपर नहीं बनेगा तो क्या प्रेशर क्रिएट होगा? नहीं होगा। तो एक तो इसका खुद का प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है, वेपर प्रेशर। जैसे इसके अंदर में डालेंगे तो इसका तो वेपर प्रेशर वेपर बन ही नहीं रहा है, साथ में ये इसके वेपर बनने के रेट को भी डिक्रीज कर देता है ना, डिक्रीज कर देता है, जिसके वजह से इस टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो पहले के मुकाबले कम हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने मान लिया पी माइनस, इसका पीएस मान लिया, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको हमने मान लिया पीएस। तो हमारा टॉपिक है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब घटना, अवनमन का मतलब घटना होता है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझेंगे ध्यान से, क्या होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जो हमारे पास डेफिनेशन सुनेंगे क्या होगा कि जैसे मैंने डायग्राम में बताया कि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय डालने पर विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इस कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। When a non-volatile solute dissolve in a volatile solvent, then the vapor pressure of solution decrease. This decrease in vapor pressure is called lowering in vapor pressure. इसको जनरली में अगर पहले का प्रेशर हमारा P है और अब डिक्रीज हो गया माइनस का PS, तो P माइनस का PS हमारा क्या हो जाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा ये। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? ये जनरली रेशियो होता है, ये रेशियो होता है। तो क्या रेशियो होता है? वाष्प दाब में अवनमन, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से डिसाइड कर रखा है, P माइनस का PS, और जो हमारा विलायक है, पहले सॉल्वेंट है, इसका जो वेपर प्रेशर, ये इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं हम क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दोबारा सुनेंगे इसका डेफिनेशन, वाष्प दाब में अवनमन और विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसी चीज को लेके एक साइंटिस्ट आता है राउल्ट, और राउल्ट एक नियम को देता है। तो अगला है वाष्प दाब में अवनमन संबंधी, वाष्प दाब में अवनमन संबंधी, अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, संबंधी राउल्ट का नियम, वाष्प दाब में अवनमन संबंधी, वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट का नियम, संबंधित राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ रिलेटेड टू, राउल्ट्स लॉ रिलेटेड टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जरा इसको देखेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है? राउल्ट्स ये कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बच्चों? तो कह रहे हैं क्या, जो हम ऊपर से घोल रहे हैं सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोल रहे हैं ना, तो इसका मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है विलय के। कैसा विलय? तो अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट ये कहता है, और इंपोर्टेंट रूल है ये, पेपर में आता है, या तो ये सीधा लॉ आ जाएगा या तो आपको इस पर न्यूमेरिकल आएगा। मैं एक न्यूमेरिकल पे भी करके दिखाऊंगा कि कैसा न्यूमेरिकल आता है जनरली इस पर। तो समझेंगे जरा, क्या कहता है कि वाष्प दाब संबंधी राउल्ट का नियम क्या कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मींस जिस सॉल्यूट को घोल रहे हैं उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मोल फ्रैक्शन का टॉपिक बताया था, अगर आपने नहीं लिया है इससे पहले वाले वीडियो को एक बार देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का। ठीक है कि नहीं है? तो
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मैंने अभी दिखाया था तुम लोगों को कि वाष्प दाब में अवनमन मतलब P माइनस का PS और विलायक का वाष्प दाब मतलब P, इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और विलय के मूल प्रभाव को हम XN से रिप्रेजेंट करते थे। पहले वाले वीडियो में एक बार जाके जरूर देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देख लिए तो अच्छी बात है। और P माइनस का PS अपॉन में P, अगर हम सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसीलिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर बाय लीविंग n, इसीलिए हम n को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, छोटे वाले n को हम छोड़ देंगे, प्लस में छोड़ सकते हैं, जैसे 1000 प्लस 0.1 है तो इसे हम 1000 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए P माइनस का PS अपॉन में P बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह n रहने दिया, क्या इस वाले n को हम लीव कर सकते हैं तो सीधा n, और मैंने ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, तो P माइनस का PS अपॉन में P इजकल टू स्मॉल n बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, कैपिटल N बराबर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, इसका इधर गुणा हो जाएगा और इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो फाइनली P माइनस का PS अपॉन में P इजकल टू हो जाएगा स्मॉल w इंटू कैपिटल M और स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट है, इस पे एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, या तो सीधा ये लॉ आ जाएगा या तो इस पे न्यूमेरिकल आ जाएगा कि बताइए, सब चीज दिया होगा, कोई सा एक चीज पूछ लेगा आप लोगों से। अब इस फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चीज क्या है। तो P हमारा क्या है, तो P मैंने अभी पहले बताया था कि वाष्पशील विलायक का वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट है। PS क्या है, मैंने यहां बताया था कि जब विलियन बन जाता, सॉल्यूशन बन जाता है तो विलियन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट का हो गया। स्मॉल w होता है विलय का ग्रामों में भार, वेट इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m विलय का अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट और कैपिटल W हमारा हो गया जो भी विलायक है उसका भार होगा। ठीक है कि नहीं है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे बताते हैं। तो इससे पहले जो अभी बताया मैंने वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, मुझे लगता है समझ में आया होगा सभी लोगों को। इस पे अगर एक हम न्यूमेरिकल तुरंत कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं न्यूमेरिकल करके बताता हूं। क्वेश्चन है, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, कि 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के 6% जलीय विलयन का वाष्प दाब, कितने डिग्री सेल्सियस पे, क्वेश्चन कहता है क्या कि 30 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास यूरिया का विलयन है, यूरिया का 6% जलीय विलयन है, 6% जलीय विलयन है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब ये दिया हुआ है, वाष्प दाब 31.13 mm दिया हुआ है, इतने mm है। 30 डिग्री सेल्सियस पे यूरिया का 6% सॉल्यूशन है, इसका वेपर प्रेशर 31.13 mm दिया हुआ है। कह रहे यूरिया का अणुभार निकालो, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, यूरिया का अणुभार निकालो, अणुभार निकालो। और क्या दिया हुआ है, तो और दिया हुआ है 30 डिग्री पर, इसी में कह रहे हैं क्या 30 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब, मतलब प्योर वाटर जो होता है, जल का वाष्प दाब ये दिया हुआ है 31.70 mm। पूरे कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा एक बार समझाता हूं और इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये न्यूमेरिकल सीख लिया तो एग्जाम में इजीली कर पाओगे आप इसे। क्वेश्चन समझो, कहता है 30 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया का 6% जलीय विलयन, पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है, नीचे में इसका लिंक भी हम शेयर करेंगे फर्स्ट वाले वीडियो का, तो आप वहां से जाकर अगर नहीं देखा तो पहले वाला वीडियो देखेंगे। 6% जलीय विलयन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 6% विलयन है, इसका मतलब स्मॉल w बराबर, मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ था, ये मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, स्मॉल w बराबर 6 ग्राम है, ठीक है, और कैपिटल W बराबर हो जाएगा 100 माइनस का 6 मींस कैपिटल W बराबर 94 ग्राम हो जाएगा। इतने ग्राम हमारे पास वाटर है, ठीक है कि नहीं है। अब कहते हैं क्या कि विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मैंने PS बोला था, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को टॉपिक में पहले मैंने अभी डिस्क्राइब किया है कि 31.13 mm है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो कह रहे यूरिया का अणुभार निकालो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया, मतलब हमको स्मॉल m निकालना है क्योंकि यूरिया हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। और कह रहे कि जल का वाष्प दाब, जल हमारा विलायक है, मतलब P बराबर
31.70 mm दिया हुआ है। ये चीजें दिया हुआ है, ये सभी चीजें दिया है, गिवन है ये सारी चीजें। तो एक बार देख लेते हैं दोबारा से टॉपिक। मींस कह रहा है क्या, हमारे पास यहाँ पे वाटर है, जल है, इसका प्रेशर पहले 31.70 mm था, ठीक है। इसके अंदर में हम ऊपर से यूरिया घोल रहे हैं, यूरिया डिजोल्व कर रहे हैं, ठीक है। यूरिया जैसे डिजोल्व किया तो अब इसका जो प्रेशर पहले इतना था, अब जो नया प्रेशर बना वो 31.13 mm हो गया, इतना हो गया। तो कह रहा है क्या कि जो यूरिया हम घोल रहे हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल के दो। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला कि P माइनस का PS, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान, और फॉर्मूला हमने निकाला था वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए मॉलिक्यूलर वेट हमारा ऊपर चला गया है, ठीक है कि नहीं है। तो P हमारा कितना है बच्चों 31.70, माइनस का PS हमारा कितना है 31.13, अपॉन में P की वैल्यू कितनी है, मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट 31.70 इजकल टू स्मॉल w हमारा 6 ग्राम है, अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट हमको यूरिया का निकालना है, कैपिटल W हमारा 94 ग्राम है, ठीक है। अब कैपिटल M हमारा क्या हो जाएगा, तो वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को पता है कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, नहीं तो निकाल सकते हैं H2O का, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया 18। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सॉल्यूशन नहीं आता, जो इसको सीधा कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि इसकी कटिंग सीधा इसको इससे काट देते हैं। कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, पहले हम माइनस करेंगे उसके बाद काटेंगे। तो 31.70 में से 31.13 घटाएंगे हम, तो 10 में से 3 गया तो 7 बच गया, 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 0.57 आ गया, 0.57 अपॉन में ये नीचे में क्या है 31.70 इजकल टू 86 इंटू 18 अपॉन में m इंटू 1994, ठीक है। पॉइंट के बाद दो संख्या कट सकता है, तो 57 अपॉन में 3170 इजकल टू, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे तो तो 2 के टेबल में 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 1 4 2 7 जा 40। इसके अलावा हमारा 9 6 जा 54 अपॉन में m इंटू 47 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो m इंटू 47 इंटू 57 इजकल टू 54 इंटू 3170, देन m इजकल टू 54 इंटू 3170, और ये वाला मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा 47 इंटू 57। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा लगभग 3, अगर मैं 3 के टेबल से काटना चाहूं तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 17, 19 3 जा 57 होता है, और यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा m इजकल टू 18 इंटू 3170 अपॉन में 47 इंटू 19। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट 60 निकल के आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो लॉजिक बड़ा आसान था, क्या था, सारी चीजें दी हुई थी। 30 डिग्री सेल्सियस पे यूरिया का 6% जलीय विलयन है, 6% जलीय विलयन है। इसका मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, स्मॉल w बराबर 6 ग्राम है, जबकि कैपिटल W बराबर 100 माइनस का 6 मींस कैपिटल W बराबर 94 ग्राम है, ठीक है कि नहीं है। और PS सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 31.13 mm था। मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना था यूरिया का, जबकि सॉल्वेंट यहाँ वाटर है, तो वाटर का प्रेशर दिया हुआ था, इजीली मैंने पुट किया वैल्यू और हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया कि 60। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अभी दूसरा टॉपिक हमारा है, ये था वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी हमारा सेकंड टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। या फिर अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, इसके ऊपर कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, जैसे मैं वेपर प्रेशर बोल रहा था, तो ये जो प्रेशर है और ये नीचे से लिक्विड कुछ ना कुछ, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ये भी वेपर बनाएगा, तो ये दोनों प्रेशर जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो लिक्विड बॉयल करना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। आपको सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड, कोई भी
लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वह ताप जिस पर कोई द्रव क्वथन करना शुरू करता है, उबलने को क्वथन करना प्रारंभ कर देता है, क्वथनांक कहलाता है। अब क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, सबसे पहले एक टॉपिक समझेंगे। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना, और क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इस टॉपिक में ओवरऑल क्या निकल के आएगा, निचोड़ निकल के आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। जरा देखेंगे, हमारे पास कोई विलयन है, ये हमारे पास वाष्पशील विलायक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। इसका कुछ ना कुछ, क्योंकि सॉल्वेंट है, इसका कुछ ना कुछ अपना वो होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसे हमने मान लिया T1, ठीक है कि नहीं है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन, अब हमारे पास ये वाष्पशील विलायक तो ही है, वोलेटाइल सॉल्वेंट तो ही है। अब इसमें हमने ऊपर से क्या डाल दिया, तो अवाष्पशील विलय, जैसे मैंने पहले ही किया था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। तो जैसे ही मैं इसका सॉल्यूट डालूंगा तो अब इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मतलब पहले अगर ये 100 डिग्री पे बॉइल कर रहा था, तो अब ये 105, 110 ऐसा बॉइल करेगा, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट T2 बोल दिया। क्या बोल दिया, T2। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन जिसे हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जरा डेफिनेशन एक बार सुनेंगे ध्यान से कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो डेफिनेशन कैसे है कि किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। When a non-volatile solute mixed with volatile solvent, then the boiling point of solution increase. This increase in boiling point is called elevation in boiling point. ठीक है कि नहीं है। अब इसका टेम्परेचर T1 था, इसका T2 है, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, T2 माइनस का T1। कैसे, मान लिया इसका 100 है, इसका 105 है, तो कितने का इंक्रीज हुआ है बच्चे, तो हुआ है ये बच्चे 5 डिग्री का। कैसे किया हम लोगों ने, 105 डिग्री सेल्सियस में से 100 को हमने घटा दिया, तो T2 माइनस का T1। इसे मैं डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल्टा टीबी। क्वथनांक में जो उन्नयन है इसे हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब राउल्ट जो साइंटिस्ट है, एक राउल्ट नाम का साइंटिस्ट है, राउल्ट का नियम, राउल्ट ने इससे क्वथनांक में उन्नयन संबंधी राउल्ट का नियम दिया, राउल्ट्स लॉ रिलेटेड टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जरा राउल्ट्स लॉ समझेंगे। राउल्ट्स लॉ क्या है, तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है क्या कि जो क्वथनांक में उन्नयन है, मतलब डेल्टा टीबी जो है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जो हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं ना, या फिर ये जो सॉल्यूशन बन रहा है, इस सॉल्यूशन के मोलल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब सीएम, मोलल कंसंट्रेशन को मैं यहाँ सीएम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सीएम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोबारा सुनेंगे, राउल्ट्स लॉ कहता है क्या कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन, मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, मोलल विलयन के मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। अब क्वथनांक में उन्नयन, जब भी तुमने पढ़ा होगा कि जब भी ये वाला निशान हटता है तो कोई ना कोई ये कांस्टेंट आ जाता है। ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पे KB इंटू CM। यहाँ पे KB क्या है, जहां KB एक नियतांक है, जहां KB एक नियतांक है, वेयर KB इज अ कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं, तो मोलल उन्नयन हो रहा है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, विच इज कॉल्ड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इस KB को कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी अभी हम लेके चलेंगे। अब देखेंगे कि यदि हमारे पास ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि ये सॉल्यूशन जो बन रहा है इसका मोलल कंसंट्रेशन का मतलब मोलैलिटी से है। क्या होता है, वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, किस में, किलोग्राम में। तो किलोग्राम के लिए 1000 से भागो तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा टीबी इजकल टू KB इंटू, अगर आपने नहीं देखा है तो मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट पहले वाले वीडियो में देखेंगे, ठीक है कि नहीं है। CM की वैल्यू में यहां से रखूंगा वेट इन ग्राम्स अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन
किलोग्राम। तो ये हमारा किसका डेफिनेशन निकल के आ गया, किसका डेरिवेशन निकल के आ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, क्वथनांक में उन्नयन का। अब मैं अगर इसका डेफिनेशन निकालना चाहूं, केबी का डेफिनेशन, तो देखेंगे कि यदि W बटे M ग्रामों में भार बटे अणुभार, हमने पढ़ा ऑलरेडी, मोल होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वेट इन ग्राम्स अपन में मॉलिक्यूलर वेट। तो यदि W अपन में M को मैं 1 मोल कर दूं और कैपिटल W को मैं 1000 ग्राम कर दूं, 1000 ग्राम कर दूं, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, तो जरा देखेंगे, डेल्टा टीवी बराबर केबी को मैंने केबी रहने दिया, W बट्टे M इसकी वैल्यू 1 है, इंटू 1000 अपॉन में ये कैपिटल W हमारा 1000 हो जाएगा, तो सीधा 1000 खत्म हो गया, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, केबी। अतः करके यहां से हम डेफिनेशन लिखेंगे, पहले मुझे एक बार डेफिनेशन सुनेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि क्या है। 1000 ग्राम अगर हमारे पास कौन सा है, वाष्पशील विलायक है, 1000 ग्राम वाष्पशील विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, 1000 ग्राम वाष्पशील विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, विलयन की मोलल इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है कि नहीं है। इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूं तो when 1 mole of non-volatile solute dissolve in 1000 gram of volatile solvent, then the elevation in boiling point of solution is called मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है कि नहीं, केबी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां से आप एक केबी का अलग से फॉर्मूला भी लिख सकते हो, केबी बराबर डेल्टा टीबी डब्ल्यू इंटू कैपिटल स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखेंगे यहां से मैं कैसे लिख रहा हूं, तो अगर मुझे डेल्टा केबी का डेफिनेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा, टीबी स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये वाला चीज गुणे में नीचे में किस में आ जाएगा, भाग में स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, ये भी लिख सकते हैं। एक और इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट आता है कि मोलर नहीं बोल के आणविक बोलेंगे। ठीक है, आणविक उन्नयन स्थिरांक, अगर यही बोलता है आणविक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। जरा दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जाम में हो क्या रहा है, ये दे क्या दिए हैं। कभी कभी एग्जाम में इसे ऐसे देके चलता है कि K1000 इक्वल टू दिस, यहाँ पे वैल्यू देके चलेगा, और यहाँ पे देके चलेगा K100 इक्वल टू दिस। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल जब आएगा तो वहां पे ऐसे वैल्यू देके चलेगा, तो आपको डेफिनेशन में कुछ नहीं करना, जहां पे 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, वहां पे आपको 100 ग्राम कर देना है कि 100 ग्राम वाष्पशील विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलय घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलयन की मोलल को हटा के आणविक बोल देना है, मॉलिक्यूलर लिख देना है। ठीक है, मींस यहाँ पे से तुम चाहे तो केबी डैश ले सकते हो, या फिर इसको K1000 इसको K100 भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू और अपन में स्मॉल डब्ल्यू इंटू, जहां 1000 इसके जगह मैं क्या लगा सकता हूं, 100। तो आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, क्वथनांक में उन्नयन। आज 2 टॉपिक को कवर किया हम लोगों ने, वाष्प दाब में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन, दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे, बड़ा ही मजा आएगा। अभी क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसमें न्यूमेरिकल नहीं बता रहा हूँ, अगले पार्ट 3 जो इसका आएगा उसमें आपको इस पे न्यूमेरिकल्स और अगले वहां की जो 2 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बची हुई है उसको कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखें कि आने वाले टाइम में और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ पाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।